प्राचीन भारत के पराक्रमी जन समुदायों की गाथा महत्वपूर्ण आर्य वंशों में से एक आत्रेय समुदाय के बगैर अधूरी है। आत्रेय जन समुदाय का नाम वैदिक, ब्राह्मण, पुराण और महाकाव्य साहित्य में अत्यंत श्रद्धा के साथ स्मरण किया जाता है। यह जनजाति ऋषि अत्रि के वंशज मानी जाती थी, जिनका स्थान सप्त ऋषियों में प्रमुख था। अत्रि का अर्थ होता है जो तीनों लोकों को जानता है, और उनके वंशज आत्रेय वैदिक काल से लेकर उत्तर वैदिक युग तक ज्ञान, तप, चिकित्सा और यज्ञ कर्म के लिए प्रसिद्ध रहे। तो आइए जानते हैं आत्रेय जन समुदाय के गौरवशाली अतीत के बारे में। आत्रेय जन समुदाय का उल्लेख महाभारत, पाणिनि की अष्टाध्यायी और आयुर्वेद के ग्रंथों में मिलता है। इस जनजाति की पहचान केवल किसी रक्तवंश के रूप में नहीं, बल्कि एक वैदिक बौद्धिक परंपरा के रूप में हुई, जिसने भारत की सांस्कृतिक और वैचारिक नींव को आकार दिया। ऋषि अत्रि और उनकी पत्नी अनसुया भारतीय परंपरा में आदर्श दंपत्ति के रूप में पूजनीय हैं और आत्रेय समुदाय इन्हीं का वंशज माने जाते हैं। अत्रि ने ब्रह्म विद्या, यज्ञ कर्म और तपस्या के क्षेत्र में असाधारण कीर्तियां स्थापित की। उन्हीं से उत्पन्न आत्रेयों ने ज्ञान और साधना की जो परंपरा आरंभ की, उसने पीढ़ियों तक भारतीय समाज में वैदिक धर्म की जड़ें गहरी की। वैदिक काल में आत्रेय ब्राह्मणों की एक प्रमुख शाखा थे, जिनका कार्य वेद पाठ, अनुष्ठान और औषध विज्ञान से जुड़ा था। ऋग्वेद में अत्रि ऋषि द्वारा रचित सूक्तों का उल्लेख है, जो दैवी ज्ञान, सूर्य, अग्नि और इंद्र की स्तुति से परिपूर्ण हैं। इस वंश के ऋषियों ने वेद की मंत्र परंपरा को आगे बढ़ाया और वेदांगी तथा चिकित्सा विज्ञान के सूत्र रूप में आयुर्वेद की आधारशिला रखी। भारत के प्राचीन जन समुदायों में से एक आत्रेयों की उपस्थिति भौगोलिक दृष्टि से व्यापक थी। तक्षशिला, अवंती, उज्जैन, वाराणसी, मिथिला और कांची तक इनके प्रभाव के संकेत स्पष्ट रूप से मिलते हैं। लेकिन एक विशेषता जो आत्रेयों को अन्य प्राचीन जन समुदायों से अलग करके दिखाती है, वह थी चिकित्सा के क्षेत्र में उनका ज्ञान, प्रयोगशीलता और निरीक्षण पर आधारित पद्धति। इसी से आत्रेयों को अन्य ऋषि वंशों से अलग पहचान भी मिली। सांस्कृतिक रूप से आत्रेय ने जिस तरह धर्म और विज्ञान का संगम प्रस्तुत किया, वह वैदिक सभ्यता का चरम रूप है। उन्होंने धर्म को केवल कर्मकांड नहीं माना, बल्कि उसे जीवन की शुद्धि और आत्मकल्याण का साधन भी बताया। इस दृष्टि से समाज को एक नई दिशा भी दी है, जहाँ ब्रह्म ज्ञान और लोक सेवा का स्वरूप समन्वय भी हुआ। आत्रेयों के शिष्यों ने ग्रामीण समाज में औषध ज्ञान और रोग निवारण का प्रसार किया, जिससे यह परंपरा जनजातीय जीवन का हिस्सा बनी। महाभारत में आत्रेयों का उल्लेख उन ब्राह्मणों के रूप में किया गया है जो धर्म और नीति के प्रति अत्यंत सजग थे। वे केवल वैदिक अध्ययन में ही नहीं, बल्कि राज्य शास्त्र और समाज संगठन में भी दक्ष माने जाते थे। कुछ कथाओं में वर्णन आता है कि आत्रेय जनजाति ने मध्य भारत से उत्तर भारत की ओर अपना विस्तार किया। कैसी थी आत्रेय जन समुदाय की सामाजिक व्यवस्था, आइए जानते हैं। पाणिनि की अष्टाध्यायी में आत्रेय शब्द का प्रयोग एक समुदाय या शाखा के रूप में हुआ है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उस समय यह वंश
सामाजिक और विद्वत स्तर पर विख्यात था। विशेष रूप से दशार्ण, विदिशा, अवंती और कुरु प्रदेशों में इनके आश्रमों और शिक्षा केंद्रों के प्रमाण मिलते हैं। इन स्थानों पर ब्रह्मचर्य आश्रमों की स्थापना हुई, जहां वेद, आयुर्वेद, व्याकरण और ज्योतिष का अध्ययन कराया जाता था। आत्रेयों का एक महत्वपूर्ण योगदान आयुर्वेद के क्षेत्र में रहा। आचार्य आत्रेय, जिन्हें कभी कभी पुनर्वसु आत्रेय कहा गया है, आयुर्वेद के सर्वोच्च आचार्य माने जाते हैं। वे तक्षशिला विश्वविद्यालय में चिकित्सा के अध्यापक थे और उनके शिष्य अग्निवेश, भद्रकाप्य, हारीत, जीवनक, पराशर आदि प्रसिद्ध वैद्य हुए। आत्रेय ने औषध, निदान और शरीर विज्ञान पर जो तर्कशास्त्रीय दृष्टिकोण दिया, उसने चिकित्सा को अंधविश्वास से निकालकर अनुभव और प्रयोग की दिशा दी। चरक संहिता में आत्रेय और उनके शिष्यों के संवाद रूप में जो ज्ञान संग्रहित है, वह न केवल चिकित्सा का आधार है, बल्कि भारतीय तर्क और तत्व मीमांसा का भी श्रेष्ठ उदाहरण है। इस परंपरा ने मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा को एक ही स्वास्थ्य प्रणाली के 3 अंगों के रूप में देखा। इस प्रकार आत्रेय परंपरा ने न केवल रोग निवारण का विज्ञान दिया, बल्कि जीवन के समग्र संतुलन का दर्शन भी। एक और कम ज्ञात तथ्य यह है कि आत्रेयों का संबंध संगीत और छंद शास्त्र से भी रहा है। यजुर्वेदीय शाखाओं के कुछ ग्रंथों में आत्रेय गायन का उल्लेख है, जो वेद पाठ की विशिष्ट लयबद्ध पद्धति थी। इसका अर्थ है कि यह समुदाय केवल वैद्य या याज्ञिक नहीं था, बल्कि कलात्मक प्रवृत्ति से भी जुड़ा था। इतिहास की दृष्टि से यदि देखें तो आत्रेय परंपरा ने भारतीय संस्कृति को 2 प्रमुख दिशाएं दी। एक, वेद और तप के माध्यम से आध्यात्मिक चिंतन की, और दूसरी, औषध विज्ञान के माध्यम से व्यवहारिक ज्ञान की। यह दुर्लभ समन्वय किसी अन्य परंपरा में नहीं मिलता। उनके सिद्धांतों में प्रयोगवाद और आत्मबोध का संतुलन है। उन्होंने कहा कि शरीर ही धर्म का साधन है, अतः उसका पोषण ही सर्वोच्च यज्ञ है। इस विचार ने भारतीय चिकित्सा को न केवल धार्मिक रूप से स्वीकृत किया, बल्कि उसे दार्शनिक आधार भी दिया। आत्रेयों का प्रभाव उत्तर वैदिक काल से लेकर गुप्त युग तक बना रहा। उनके शिष्यों ने चिकित्सा और यज्ञ कर्म दोनों में नवाचार किए। कुछ विद्वान मानते हैं कि नालंदा और तक्षशिला में आयुर्वेद का जो उच्च अध्ययन होता था, उसकी मूल पद्धति आत्रेय परंपरा से ही आई थी। नेपाल, मिथिला और बिहार के कई ब्राह्मण कुल आज भी आत्रेय गोत्रधारी हैं, जो इस वंश की दीर्घ परंपरा के जीवंत प्रमाण हैं। दक्षिण भारत में भी आत्रेय नामक आश्रमों और मंदिरों के उल्लेख मिलते हैं, विशेषकर कांची और तंजावुर के निकट। यह संकेत करता है कि आत्रेयों की शाखाएं उत्तर से दक्षिण तक फैल चुकी थीं। वहां ये लोग राज दरबारों में ज्योतिषी, चिकित्सक और पुरोहित के रूप में कार्यरत थे। इतिहासकारों का मानना है कि यदि वैदिक काल के ज्ञान विज्ञान की कोई प्रतिनिधि वंशावली चुनी जाए तो आत्रेय प्रथम स्थान पर होगी। उन्होंने तर्क, अनुभव, प्रयोग और तप, इन चारों को समान महत्व दिया। उनका जीवन साधना और विज्ञान का अद्भुत मिश्रण था। उन्होंने मनुष्य को प्रकृति का अंश माना और कहा कि जब तक मनुष्य प्रकृति के नियमों से सामंजस्य में रहेगा, तब तक स्वास्थ्य और शांति संभव है।
आज भी जब हम चरक संहिता या अन्य आयुर्वेदिक ग्रंथों को पढ़ते हैं तो उनमें आत्रेय की वाणी गूंजती है, सरल, तर्कसंगत और करुणा से भरी हुई। उन्होंने चिकित्सा को केवल शरीर की मरम्मत नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि का साधन माना। यह दृष्टि किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि एक पूरी जनजाति की थी जिसने अपने ज्ञान को पीढ़ियों तक संजोकर रखा। आत्रेयों के शिष्यों ने ग्रामीण समाज में औषध ज्ञान और रोग निवारण का प्रसार किया, जिससे यह परंपरा जनजातीय जीवन का हिस्सा बन गई। कई जनजातियां, विशेषकर मध्य भारत और हिमालयी क्षेत्रों की, आत्रेयों से औषध और मंत्र चिकित्सा सीखती थी। इसी कारण आत्रेय वैद्य शब्द एक समय लोक में चमत्कारिक चिकित्सक का पर्याय बन गया। आत्रेय ऋषि भी थे, वेदज्ञ भी थे और मानव सेवी भी थे। उनकी परंपरा ने दिखाया कि ज्ञान तभी सार्थक है जब वो लोक हित में प्रयुक्त हो। आत्रेय जन समुदाय ने अंधविश्वास का विरोध किया, किंतु धर्म के नैतिक मूल्यों को बनाए रखा। इसलिए भारतीय समाज में आत्रेय नाम केवल एक वंश नहीं बल्कि एक आदर्श का प्रतीक बन गया। आत्रेयों का उद्भव जिस कालखंड में हुआ वह वैदिक सभ्यता के विस्तार और आर्यजनों के विभिन्न उपगुटों में विभाजन का काल था। उस समय गोत्र केवल पारिवारिक पहचान नहीं था बल्कि एक प्रकार का बौद्धिक और व्यावसायिक संगठन भी था। आत्रेय इसी रूप में एक ज्ञान प्रधान समुदाय के रूप में विकसित हुए। वे ऋषि अत्रि के वंशज तो माने गए, परंतु अनेक पुरातत्वविदों का मत है कि यह जनसमूह धीरे धीरे विभिन्न जनपदों में फैलते हुए स्थानीय जनजातियों से भी घुल मिल गया। इस मिश्रण ने उन्हें एक विशिष्ट सांस्कृतिक लचीलेपन से संपन्न बनाया, जिसके कारण वे वैदिक और लोक दोनों परंपराओं में समान रूप से प्रतिष्ठित रहे। आत्रेय जन समुदाय का उल्लेख कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। कुछ दुर्लभ ग्रंथों जैसे कि कौटिल्य अर्थशास्त्र की टिप्पणी और काशिका वृत्ति में आत्रेयों का उल्लेख औषधज्ञ ब्राह्मणों के रूप में हुआ है। इसका तात्पर्य है कि यह समुदाय केवल वैदिक मंत्रों का उच्चारण नहीं करता था बल्कि औषध निर्माण, जड़ी बूटी संरक्षण और रोग निदान के क्षेत्र में भी व्यवहारिक ज्ञान रखता था। प्राचीन ग्रंथों में आत्रेय समुदाय का उल्लेख मिलता है, जिनकी शिक्षाओं से विभिन्न संप्रदाय विकसित हुए। पाणिनि की अष्टाध्यायी और बौद्ध ग्रंथों में आत्रेय जनजाति और आत्रेय ऋषि का उल्लेख है, जो प्राचीन उत्तर पश्चिमी भारत की एक जनजाति थे। महाभारत में गांधार के राजा नग्नजित को चिकित्सक के रूप में उल्लिखित किया गया है। बौद्ध ग्रंथ मूल सर्वास्तिवाद विनय वस्तु में आत्रेय को बुद्ध के निजी चिकित्सक जीवक का गुरु बताया गया है। चरक संहिता मूल सामग्री आत्रेय की शिक्षाओं पर आधारित मानी जाती है। भेल संहिता में आत्रेय और उनके शिष्य भेल का संवाद मिलता है। इसके साथ ही अत्रि संहिता में अत्रि और उनके वंशज अत्रेय का उल्लेख पुराणों और अत्रि संहिताओं में मिलता है। आत्रेय समुदाय के पतन का कोई ऐतिहासिक रूप से प्रमाण दर्ज नहीं है, बल्कि आत्रेय समुदाय विभिन्न शाखाओं में विभाजित होकर विभिन्न क्षेत्रों में फैला, जिनमें से कई आयुर्वेद और वैदिक ज्ञान के वाहक रहे हैं, जैसे ऋषि आत्रेय पुनर्वसु। उत्तर भारत और नेपाल में इनका व्यापक विस्तार है।
आत्रेय समुदाय के पतन के ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, लेकिन विदेशी आक्रमण और राजनीतिक अस्थिरता के कारण इनके पतन के कारण माने जा सकते हैं, जिन्होंने आत्रेय जैसे विद्वानों और ऋषि समुदायों के पारंपरिक केंद्रों को अस्थिर किया। भौगोलिक कारण भी इस समुदाय को अपने मूल क्षेत्रों सप्त सिंधु को छोड़कर गंगा के मैदानी इलाकों और दक्षिण भारत की ओर पलायन करना पड़ा, जिससे उनकी मूल संगठित शक्ति क्षीण हो गई। मध्यकाल के दौरान बौद्ध और जैन धर्म के विस्तार ने पारंपरिक वैदिक अनुष्ठानों और ब्राह्मणवादी प्रभुत्व को चुनौती दी, जिससे आत्रेय समुदाय की सामाजिक और धार्मिक विशिष्टता में गिरावट आई। समय के साथ आत्रेय गोत्र के लोग विभिन्न उपजातियों और क्षेत्रीय समूहों में विभाजित हो गए। आज आत्रेय गोत्र के लोग ब्राह्मणों के अलावा अन्य समुदायों में भी पाए जाते हैं, जिससे उनकी एक विशिष्ट समुदाय के रूप में पहचान धुंधली हो गई। लेकिन ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आत्रेय जनजाति केवल प्राचीन इतिहास का विषय नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति की जीवित धारा है, जो आज भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य, योगी और साधक के रूप में समाज में बहती है। वे शूरवीर हैं, वे कर्मवीर हैं, वे निपुण योद्धा हैं, वे भारत का कुल हैं, वे भारतवंशी हैं जिन्हें लोक समाज ने भुला दिया है। ऐसे ही विस्मृत युगयुगीन भारतवंशियों की खोज और पुनरान्वेषण से वैश्विक समुदाय का सुपरिचय करेंगे। वीर भारत न्यास के YouTube चैनल वीर भारत में।